वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी टैट के लिए पी बाई क्यू क्वेश्चन सीरीज़। पी बाई क्यू से तात्पर्य रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो पीजीटी हिंदी हो, टीजीटी हिंदी हो या कोई और परीक्षा हो जो हिंदी साहित्य से संबंधित है, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आगे आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है। इसके साथ यहाँ पर और चीज़ बता देता हूँ। हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टैट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 8219312129 पे। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ अब आपके एलटी टैट के लिए कम ही समय बचा हुआ है, इसलिए आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए 1000+ वन लाइनर क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगर आप इन्हें भी परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है आज का 51। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है या नहीं बनाई गई है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा, जो पोली आंधी है, ये इनकी कहानी नहीं होगी। बाकी तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये तीनों ही इनकी कहानियां मानी जाती हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी हो जाएगी विकल्पों के अनुसार, तो ये हो जाएगी रसप्रिया। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ये हो जाएगा तमस। अगर पूछा जाए तमस किसका उपन्यास है, तो ये विषम साहनी का हो जाएगा। इसमें जो अपना स्वतंत्रता के पश्चात जो हमें हिंदू और मुस्लिमों में हम जो बंट गए थे, उससे संबंधित ये उपन्यास है। किस प्रकार से इन दोनों समुदाय के बीच में सांप्रदायिकता फैल जाती है और किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को मार मिटने के लिए उतारू हो जाते हैं, ये चीज़ यहाँ पर वर्णित करी गई है। अगर पूछा जाए इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र कौन है, तो नत्थू इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 54। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं होगा? तो देखिए, जो विकल्प एक है महाभोज, यह मन्नू भंडारी का उपन्यास हो जाएगा, सही है। अगला देखिए आवा, ये चित्रा मुदगल का उपन्यास हो जाएगा, ये भी सही है। अगला है तत्सम, ये राजीव सेठ का उपन्यास हो जाएगा, तो ये भी सही है। अगला है मुझे सूरज चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए सभी विकल्प सही होंगे, कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो असुमेलित होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है 55, इसमें क्या पूछा गया है? पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो जो पहला गिरमिटिया उपन्यास है, ये महात्मा गांधी जी पर केंद्रित होगा, तो विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जो उपन्यास है दुखम सुखम, इसकी लेखिका या उपन्यासकार हो जाएंगी ममता कालिया। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है चित्रलेखा उपन्यास में, तो 57 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो उपन्यास है वह पथबंधु था, इस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे नरेश मेहता। तो जो विकल्प ए है यहाँ पर, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प डी होगा यहाँ पर, ये लगता है मुझे ये सही होना चाहिए कि जो सेवा सदन है, इसमें नटों के जीवन का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी कब तक पुकारूं, शैलूष, झूला नट, ये तीनों ही कहीं ना कहीं नटों के जीवन से संबंधित रहे हैं। जो विकल्प डी है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम बताइए। तो जो बकरी है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाट्य कृति होगी, तो डी सही विकल्प हो जाएगा। इस जो ये नाटक है, इसका विषय बता देता हूँ आपको, कई बार इसका विषय पूछा जाता है। तो जो बकरी नाटक है, इसमें नेताओं के भ्रष्टाचार रवैये के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से वे पहले एक बकरी को पूजते हैं और जब उनका अपना मतलब निकल जाता है, फिर वो उस बकरी को
काट कर खा देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो सामान्य जनता होती है उसे भी पूजा जाता है, और जब नेताओं का अपना स्वार्थ निकल जाता है तो वो बकरी के समान ही जनता का एक तरह से ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उनका कोई भी काम नहीं करते, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 61, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका होगा? तो प्रस्तुत कथन हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो जो विकल्प बी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये विधा हो जाएगी यहाँ पर आलोचना, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63, सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? तो ये नाट्यकृति हो जाएगी सुरेंद्र वर्मा की। ध्यान रखिएगा ये नाट्यकृति है, क्या? सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक। अगला प्रश्न है 64, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, क्या कथन है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। तो प्रस्तुत कथन किसका होगा? जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद ने ये कथन क्यों कहा था? ये कथन उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो इनके नाटक होते हैं इन्हें नाटक के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी यहाँ पर इन्होंने जो पात्र अधिक दिए हैं, कुछ ऐसे गीत अधिक लिखे हैं जिस कारण इनके नाटक नाट्य करने के योग्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। इन्हें अभिनीत नहीं किया जा सकता है, जैसे सामान्य नाटकों को अभिनीत किया जा सकता है, परंतु इनके नाटकों में या तो पात्रों की संख्या ज़्यादा होगी या गीतों की संख्या ज़्यादा होगी, इस कारण इनके नाटक अभिनीत योग्य नहीं होते हैं, जिस कारण इन्होंने कहा था कि जो नाटक को रंगमंच के अनुसार नहीं होना चाहिए, रंगमंच को नाटक के अनुसार होना चाहिए। तो 64 का यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आधे अधूरे। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कई बार इस उपन्यास जो नाटक है इसका पात्र पूछा जाता है, तो जो सावित्री है ये इस उपन्यास की मुख्य पात्र है और किन्नी बिन्नी भी इसके मुख्य पात्र माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 66, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये हो जाएगी झूठा सच में। तो 66 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो यहाँ पर जो विकल्प ए है इलाचंद्र जोशी, इन्होंने भी मनोवैज्ञानिक आधारित उपन्यास लिखे हैं। जैनेंद्र ये भी हो जाएंगे और जो अज्ञे हैं ये भी हो जाएंगे। ये तीनों ही यहाँ पर मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं। जो विकल्प डी है मनोहर श्याम जोशी, यह मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं होंगे, ठीक है। ए बी सी ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक तौर पर जाने जाते हैं तो ये जाने जाते हैं अज्ञे। इनका एक उपन्यास है अपने अपने अजनबी, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है इनका। अगला प्रश्न है 68, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो जो दलित आत्मकथा नहीं होगी तो ये होगी मेरी असफलताएं। बाकी अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, ये बहुत ज़्यादा मानी जानी वाली आत्मकथाएं हैं दलित प्रधान। यहाँ पर जूठन है, ये मैं आपसे चाहूँगा आप अवश्य एक बार इसे पढ़ें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और दलितों की मार्मिक स्थिति इसमें वर्णित की हुई है। इसी के साथ अगर कभी समय लगे तो आप मुर्दिया भी पढ़िए, बहुत ज़्यादा हिलाने वाली आत्मकथाएं ये। दलितों को बताया गया है किस प्रकार से शोषण किया जाता था दलितों का। अगला जो यहाँ पर प्रश्न होगा 69, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रेखा चित्र विधा की रचना नहीं होगी? तो यहाँ पर जो रेखा चित्र विधा की रचना नहीं होगी तो ये होगा विकल्प ए कठगुलाब। बाकी क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी, ये तीनों ही रेखा चित्र के तौर पर जानी जाती हैं। अगला जो प्रश्न है 70, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा रिपोर्ताज। तो आपको विधा भी ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न विधाओं से पूछा गया है। तो अल्मोड़े का बाजार ये रिपोर्ताज विधा पे लिखी गई रचना है। अगला जो प्रश्न है 71, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो देखिए जो ये प्रश्न है अर्ध कथानक किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना होगी। इसे प्रथम आत्मकथा माना जाता है, ठीक है।
और इसे ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 72, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं होगा, अर्थात कौन सा यहाँ पर मिलान सुमेलित नहीं होगा। तो देखिए जो विकल्प ए है नया ज्ञानोदय, ये रविंद्र कालिया की पत्रिका हो जाएगी, बिल्कुल सही है। पहल ज्ञानरंजन की पत्रिका हो जाएगी, ये भी सही है। तद्भव अखिलेश की पत्रिका हो जाएगी, तो ये भी सही है। परंतु जो विकल्प डी है दस्तावेज, ये रामचंद्र तिवारी की पत्रिका नहीं होगी। अगला जो प्रश्न है 73, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। तो लक्ष्मीपुरा ये रिपोर्ताज विधा की रचना मानी जाती है। अगर कहा जाए रिपोर्ताज का प्रारंभ लक्ष्मीपुरा रचना से हुआ था, तो ये बिल्कुल सही होगा, जो लक्ष्मीपुरा पहला रिपोर्ताज माना जाता है। अगला जो प्रश्न है 74, बागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो जो बागर्थ पत्रिका है ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, डी सही विकल्प हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है 75, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। पहले ध्यान रखिएगा, क्या जो अकाल पुरुष गांधी है यह एक जीवनी है और इसके रचनाकार कौन होंगे। तो जैनेंद्र इसके रचनाकार होंगे। अगर ये पूछा जाए किसके ऊपर आधारित है, तो ये गांधी जी पर आधारित जीवनी होगी। अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताना है, कहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। तो जो विकल्प डी है पाप पुण्य, यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रश्न है 77, निम्न में से कौन बार्णिक छंद या वर्णिक छंद नहीं है, वर्णिक छंद है। तो 77 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जो सवैया है यह एक वर्णिक छंद हो जाएगा, तो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 78, परमानंद शब्द में कौन सा समास है। तो जो परमानंद शब्द है यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, तो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला प्रश्न है 79, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो जो विभत्स रस है इसका स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। आगे देखिएगा 80, निम्न में से कौन अर्थालंकार है। तो जो रूपक है यह अर्थालंकार के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है 81, वीर रस का स्थायी भाव है। तो जो वीर रस का स्थायी भाव होगा यह उत्साह हो जाएगा। आगे है 82, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इस पंक्ति में कौन सा रस होगा। तो यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगर ये पूछा जाए प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है, तो ये कामायनी रचना से ली गई है पंक्ति। अगला प्रश्न है 83, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा। तो जो शब्द है पंचवटी इसमें समास होगा द्विगु। तो यहाँ पर जो पंच है यहाँ पर संख्या आ रही है। अगर आपसे इसी प्रकार संख्याओं के तौर पर शब्द पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर द्विगु समास होता है। तो जो विकल्प बी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84, बिनु पग चले सुने बिनु कान्हा, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर असंगति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 85, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो कौन सा ऐसा स्वर है जो अर्धस्वर के तौर पर जाना जाता है। तो जो विकल्प एक है यह अर्धस्वर के तौर पर जाना जाता है। बाकी म र ल ये पूर्ण स्वर होते हैं या इन्हें स्वर कहा जाएगा। चलिए यहाँ से आपको प्रश्न छोड़ देता हूँ। आपने बताना है स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की संख्या कितनी है और टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए 86, बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताइए। तो जो बिहारी हिंदी की बोली आएगी ये मगही हो जाएगी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है। तो जो पश्चिमी हिंदी में बोली आएगी कन्नौजी, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगर खड़ी बोली पूछा जाए या गुजराती पूछा जाए ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 88, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो बाल गंगाधर खेर थे ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 89, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होगी शब्द, ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला है 91, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? तो ये होती हैं दूसरा और चौथा वर्ण से। अगला प्रश्न है 92, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो जो सरगुजा है ये ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं होगा, बाकी धौलपुर, मथुरा और आगरा ये तीनों ही क्षेत्र ब्रजभाषा से संबंधित होंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपको और दे देता हूँ, आपने बताना है जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है सूरसागर, इसकी भाषा क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा 93, अहेतुकी शब्द का रूप है क्या है? अहेतुकी शब्द रूप क्या है? तो यहाँ पर जो विकल्प बी होगा अहेतुकी, ये सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 94, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो जो विकल्प डी है आदरणीय, इसमें आ उपसर्ग नहीं होगा, बाकी आजन्म, आगमन और आकर्षक इन तीनों में ही आ उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है 95, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो संधि होगी जगन्नाथ में तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। 95 का सही विकल्प डी। अगला प्रश्न है 96, उद्योग का संधि होगा? तो जो उद्योग का संधि होगा विकल्प ए उत्तधन योग। अगला प्रश्न देखिएगा 97, तो इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से प्रत्यय सहित शब्द है क्या है? निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, तो जो प्रत्यय रहित शब्द होगा विकल्प भी दुर्गुण। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब 98, क्या पूछा गया है इसमें? अथवा व्याकरण की दृष्टि है, तो जो अथवा व्याकरण की दृष्टि है तो विकल्प डी अव्यय। अगला प्रश्न है 99, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा? तो जो प्रत्येक शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा, विकल्प बी प्रतिधन एक। अगला प्रश्न देखिएगा 100, घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो जो घोटक का तद्भव रूप होगा तो ये घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। घोटक है संस्कृत का शब्द और जो घोड़ा ये तद्भव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और HPGK के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो खंजर नामक एक सैन्य अभ्यास था ये किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ध्यान रखिएगा, खंजर नामक सैन्य अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। अगर ये पूछा जाए कहाँ पर आयोजित किया गया था ये, तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। दूसरा प्रश्न है सरस्वती सम्मान हाल ही में किसे दिया गया था? 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को। इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसे चुना गया है? तो जो पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है शहबाज शरीफ को। चौथा प्रश्न होगा यहाँ पर, 2023 में आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत शेरपा कौन होंगे? तो जो भारत शेरपा होंगे तो ये वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल होंगे। कौन होंगे? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। तो देखिएगा यहाँ से एक और प्रश्न निकल रहा है कि जो भारत के वाणिज्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में समय में भारत के वाणिज्य मंत्री होंगे पीयूष गोयल, ठीक है। और अंतिम प्रश्न यहाँ पर ये देखिएगा, पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान एक रूसी अंतरिक्ष यात्री के द्वारा की गई थी। क्या है? पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान एक रूसी अंतरिक्ष यात्री के द्वारा की गई थी। तो उनका नाम बताना है कि उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था यूरी गागरिन। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम HP के 5 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है, HP की या हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम जनजाति कौन सी थी? तो हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम जनजाति थी कोल। अगला ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, जो शूलिनी मेला है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपके सोलन में मनाया जाता है शूलिनी मेला। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो ये जून माह में मनाया जाता है। तो तीसरा प्रश्न ये हो जाएगा,
जो हमीरपुर जिला है इसका जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जो जिला हमीरपुर है इसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 407। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिएगा, साच दर्रा कहाँ पर स्थित है या किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो जो साच दर्रा चंबा और पांगी को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? चंबा और पांगी को। तो यहाँ पर आज का अंतिम प्रश्न ये है, जो बारूद दर्रा है ये किस किस को जोड़ता है? तो जो बारूद दर्रा है ये कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है। तो ये हमारे 5 HPGK के भी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, 5 करंट अफेयर के और 5 HPGK के। अगर आपको जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन्हें भी आप नोट करते हो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में इनके पूछे जाने की अत्यधिक संभावना होती है। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब आपकी LT टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना भी आपके पास कम से कम संसाधन उपलब्ध हो उसी को देखना है। इसी के साथ अब लास्ट टाइम आपको कुछ एक PDF में आपको सुझाव दूंगा कि इन्हें आपको अवश्य पढ़ना है पेपर को देने से पहले। उनमें एक है टॉप 10 प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको टॉप 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जितनी भी पिछली परीक्षाएं हुई हैं वहाँ से इन प्रश्नों को उठाया गया है। आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपको पता ही होगा, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट को लगाना अवश्य बनता है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। अगर आपके प्रैक्टिस सेट अच्छे जा रहे हैं तो आपकी तैयारी को आपको पता चलेगा कि अच्छी तैयारी चली हुई है। बिना प्रैक्टिस सेट के लगा के आप परीक्षा को देने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपने प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है ये एक प्रकार का अंधेरे में तीर मारने के बराबर होता है। ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अवश्य प्रैक्टिस सेट को लगा के परीक्षा को देने जाइए, महत्वपूर्ण रहते हैं ये। ठीक है ना। यहाँ से काफ़ी सहायता मिलती है आपको। इसी के साथ यहाँ पर आपको 1000+ वन लाइनर क्वेश्चन भी हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर आप इसे लेने के भी इच्छुक हो तो आप अवश्य इसे लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न वे प्रश्न हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये सिंगल लाइनर में आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। जैसे प्रश्न पूछा होगा सिद्धों की संख्या कितनी है, तो सीधे बताया जाएगा 84 है। तो ये परीक्षा को देने से पहले इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना भी अवश्य जरूरी होता है। ठीक है ना। इसलिए मैं चाहूँगा आप इनको अवश्य एक बार देखें और अपनी परीक्षा को दें। ठीक है। तो जैसा भी आपका रुझान रहेगा आप अवश्य बताइएगा। यहाँ पर आपको WhatsApp नंबर बता दिया गया है। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे रुझान को जान सकते हो। तो ठीक है।